पॉलिटिक्स संगीत को नोटिस को लेकर दरअसल लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट हारने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और बीजेपी नेता संगीत सोम के बीच चल रहा विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। संजीव बालियान द्वारा संगीत सोम को शिखंडी बताए जाने के बाद उनके द्वारा संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए, तो अब संजीव और संगीत के बीच आरोप प्रत्यारोप की इस लड़ाई में नया विवाद खड़ा हो गया है। संजीव बालियान ने अपनी ही पार्टी के नेता संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भिजवाकर लीगल कार्रवाई करना शुरू कर दिया। आखिर पूरा मामला है क्या, पहले वो जान लीजिए। मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम की प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ आरोपों से भरे पर्चे बांटने का एक मामला तूल पकड़ रहा है। संगीत सोम ने पर्चे किसने बांटे इसकी जांच के लिए पुलिस से शिकायत की है। वहीं बांटे गए आरोप पत्र में जिस संजीव सहरावत का नाम सामने आया है, उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में संगीत सोम पर बताया जा रहा है कि कई बातें निकल कर सामने। संगीत शहरावत नामक व्यक्ति का आरोप है कि पूर्व विधायक संगीत सोम ने अपनी प्रेस वार्ता में पर्चे बांटकर मेरे ऊपर तमाम निराधार आरोप लगाए हैं। इसके खिलाफ मैंने उन्हें 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। अगर एक सप्ताह के अंदर संगीत सोम मेरे नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो मैं उनके खिलाफ अदालत जाऊंगा। दरअसल मंगलवार को संगीत सोम ने मेरठ कैंट स्थित अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस वार्ता में 2 पन्नों का एक प्रेस नोट बांटा गया। प्रेस नोट में नीचे संगीत सोम का नाम लिखा था। इस प्रेस नोट में मुजफ्फरनगर सांसद और पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर तमाम आरोप लगाए गए। संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार, जमीन कब्जाने से लेकर तमाम आरोपों का जिक्र इस प्रेस नोट में किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में उनके जमीन खरीदने की बात भी लिखी गई है। इसमें संजीव सहरावत नाम का एक व्यक्ति के शामिल होने की भी बात लिखी गई है। वहीं संगीत सोम ने एक दिन पहले अपने आवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा बांटे गए फर्जी प्रेस नोट, जिसमें पूर्व विधायक संगीत सोम के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल हुआ है, उसके खिलाफ लाल कुर्ती थाने में तहरीर दी है। अज्ञात में तहरीर देते हुए सोम ने पुलिस से मामले की जांच करने को कहा। सोम ने यह भी कहा कि वो सीसीटीवी में देखेंगे कि वो कौन आदमी था। वहीं पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई बाहरी उनके घर में कैसे पर्चे बांटने के लिए पहुंचा, कैसे पर्चे बांट गया। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लड़ाई करोड़ों की मानहानि पर आई। इसे लेकर हम चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले वायरल वीडियो और एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नेता संजीव बालियान और संगीत सोम की जुबानी जंग अब तूल पकड़ने लगी है। जिस तरीके से संजीव बालियान ने संगीत सोम पर आरोप लगाए थे कि चुनाव भर उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद की है, ऐसे में संगीत सोम ने एक प्रेस वार्ता की थी ताकि ये जो आरोप उन पर लगे हैं उसके जवाब दे सकें। अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेता संगीत सोम की प्रेस वार्ता में संजीव बालियान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रेस नोट बांटे जाने को लेकर के भाजपा नेता की फजीहत होती दिख रही है। अब इस मामले में संगीत सोम की तरफ से लाल कुर्ती थाने में तहरीर देकर पर्चे बांटने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। वहीं पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई बाहरी उनके घर में घुसकर कैसे पर्चे बांट गया। पर्चे में हरियाणा के संजीव सहरावत उर्फ संजीव गड़गू द्वारा बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन दिलाने के आरोप लगाए गए थे और मामले में संजीव के अधिवक्ता की ओर से संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भी दिया गया है और मामले की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। पुलिस ने जांच बैठा दी है और आपको अब बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से पुलिस अब जांच कर रही है, तो देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या कुछ निकल के आता है और ये जांच किस ओर जाती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सलीम। है
तो पश्चिमी यूपी में लड़ाई करोड़ों तक अब आई। मानहानि का मामला 360 डिग्री घूमी पॉलिटिक्स। संगीत को नोटिस दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यही उठता कि आखिरकार ये जो पहले तो आपसी खींचतान था, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, अब ये नोटिस का मामला सामने आ गया है। तो ये क्या चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये समझ से थोड़ा अब अलग ट्रैक पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी भी दो जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसी दरमियान अब ये 10 करोड़ रुपए की नोटिस का जो मामला सामने आ गया है, अब ये चल क्या रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर बीजेपी खेमे में? अनम्यूट कर लीजिए मनीष जी अपने आप को। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक इंटरनल कैडर है और जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें जाके पार्टी के उचित फोरम पे अपने विचार व्यक्त करने चाहिए और वहां अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। इस तरीके से अगर कोई लेटर लिखेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो वो इन समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है। और मुझे लगता है भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया होगा और जल्दी इसमें उचित कार्रवाई करी जाएगी नेताओं से संपर्क करके, क्योंकि ये जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा है और विपक्षी पार्टियां जरूर इसका लाभ उठाएंगी, क्योंकि ये लड़ाई भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकती है, खासकर पश्चिम यूपी में। तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को इसको संज्ञान में लेते हुए उन लोगों से बात करके इस पे जो भी उचित निर्णय है वो शीघ्र अतिशीघ्र लेना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र, मेरा सवाल आपसे कि पहले एक दूसरे पर भीतर घात का आरोप लगाना, फिर इसके बाद अब लेटर बम, कुछ लोगों को शिखंडी कह देना, ये आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है वहां, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये साफ एकदम देखने वाली बात और समझने वाली बात है कि दोनों नेताओं में वर्सेस की लड़ाई है। कौन बड़ा, मैं बड़ा या तू बड़ा, इस चीज की लड़ाई है। ये लड़ाई की नींव जो है 2022 के चुनाव के बाद ही पड़ गई थी, जब संगीत सोम को हार का मुंह देखना पड़ा था। उसी तरह से इल्जाम संजीव बालियान पे लगाए गए हैं और अब संजीव बालियान ने हार के बाद ये आरोप उल्टा संगीत सोम पर लगाए हैं। वहीं पर ये एक छोटी सी गलती प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय संगीत सोम के यहाँ हो गई कि इस तरह के आरोपी जो लेटर था वो अपने लेटर पैड बंटवाकर मीडिया कर्मियों के द्वारा जो है छपवा दिया गया और वो अखबार और कुछ टीवी में भी आया है, जिसके चलते अब संजीव खरड़ू जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक स्पष्टीकरण अपना वीडियो जारी किया, कहा कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जो जमीन खरीद के आरोप लगाए हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेरा बिल्कुल उसके बीच में कोई लेना देना है नहीं है। अगर हाँ संगीत सोम इतने धुले हुए हैं अपने आप में, तो जो ये बताएं कि वो कुछ साल पहले जो ड्राइवर की नौकरी करते थे आज इतने बड़े पॉलिटिशियन कैसे बन गए और इतनी बड़ी फैक्ट्रियों के स्लाटर हाउस के मालिक कैसे हैं। इस तरह के उल्टे आरोप पर आरोप। और तीसरा व्यक्ति अब इन आरोप में बीजेपी नेताओं के बीच में संजीव अहलावत जो खरड़ू हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी एंट्री हो गई है। ठीक है धर्मेंद्र, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने का भी आरोप लगाया जा रहा है, फिर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अभी भीतर घात की बात तो ठीक है, डैमेज कंट्रोल वो किया जाता, लेकिन अब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब पार्टी आला कमान को भी इंटरफेरेंस करना चाहिए या आपको लगता है ऐसा होगा? धर्मेंद्र, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र, हमारे साथ पंकज गुप्ता भी जुड़े हैं। पंकज, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताएं। जिस तरह जो दोनों के बीच है वो लगातार बढ़ती जा रही। जब परसों जो सामने कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पर्चे थे, मैंने उसको पढ़ा था जो संजीव बालियान पर लगाए गए थे, जो संजीव से क्वेश्चन किए थे, तो भारी युवक आकर जो है वो पर्चे चलाने थाने में इसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज होगा और हालांकि तहरीर दे दी गया, पुलिस
पंकज, आपकी आवाज नहीं आ रही स्पष्ट, आपके पास मैं आऊंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। वीरेंद्र जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आ रही, पहले तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भितरघात, ठीक है, भितरघात की डैमेज कंट्रोल करने की बात आ रही थी, लेकिन अब तो सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं और इधर तो 10 करोड़ रुपए का नोटिस भी थमा दिया गया, लीगल काम, यानी अब पार्टी की जो बातचीत थी पार्टी फोरम पर रखने के बजाय अब सीधे थाने तक मामला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये चल क्या रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे अभी आपके एक सहयोगी ने भी कहा कि एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जो हम्म। कि 2000 क्या कहते हैं आपके 22 से चल रही है, जब संजीव सोम हार गए थे और उनका ठीकरा, उस चीज का ठीकरा उन्होंने संजीव बालियान पे फोड़ा था। अब क्योंकि संजीव बालियान खुद अब इलेक्शन हार गए और बीजेपी भी काफी वेस्टर्न यूपी में, जो पिछली बार करीब 18 के आसपास सीटें जीती थी, उस पूरे रीजन में इस बार उनकी घट के 13 के आसपास आ गई। जाट हम्म। मतदाताओं का उनको लगता है कि आरएलडी के साथ हाथ मिलाने के बाद भी उनको उतना उतना जो है सहयोग नहीं मिला। तो क्योंकि क्योंकि फेल्योर हुआ है, क्योंकि असफलता मिली है, विफलता मिली है, तो जब विफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के सामने आती। अगर शायद ये इलेक्शन जीत गए होते या संगीत होम उस समय इलेक्शन जीतते तो इस तरीके की बातें उभर के सामने नहीं आती। क्योंकि विफलता मिली है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चल रहा है, और पहले से क्योंकि अदावत रही है दोनों में जी। और खुल के वो सामने आ गई है, तो मुझे लगता है कि पार्टी नेताओं को पढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद संगीत सोम को ऐसा लगता होगा कि बालियान जो है वो सेंट्रल लीडरशिप के ज्यादा क्लोज हैं, और इधर सोम जो है शायद स्टेट लीडरशिप या मुख्यमंत्री के ज्यादा क्लोज हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन दोनों में है, जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और क्योंकि विफलता मिली है तो वो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, और इस समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी नेताओं को, क्योंकि इसे गलत संदेश जाएगा वेस्टर्न यूपी में, अभी 2027 में फिर से वहां इलेक्शंस होंगे, और इस तरीके की बातें अगर आम आम हो जाएंगी। इस समय आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी में भी जब इलेक्शन के दौरान उसके पहले इस तरीके की बातें निकल के आई थी, लेकिन क्योंकि उनको उनको अपेक्षा के अनुरूप अच्छी सफलता मिली, तो अब वो चीजें कहीं ना कहीं आयरन आउट हो गई, और बीजेपी में कम सीटें आने की वजह से ये चीजें बाहर निकल के आ गई हैं। और इस समय लीडरशिप को बाहर निकल के इन चीजों को आयरन आउट करना चाहिए, नहीं तो गलत संदेश जाएगा मतदाताओं में भी, और आगे जाके इलेक्शन में इसी का खामियाजा भी उठाना पड़ेगा पार्टी को। मनीष जी, क्या हम मान के चले अगर इसी तरीके से रहा, डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ, तो 27 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, 27 का चुनाव में तो अभी बहुत समय है, अभी हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम्म। लेकिन मुझे लगता है, जैसे वीरेंद्र जी कह रहे थे, पार्टी को जरूर इसमें कुछ ना कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए हम्म। जिससे कि एक मैसेज जाए। देखिए, पार्टी जो है, संगठन है, वो एक विचारधारा से बनता है, नेताओं से वो कहीं ऊपर होता है। पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, नेता उसमें आते रहते, जुड़ते रहते, अपना अपना योगदान देते रहते। तो पार्टी को जो अपने प्रिंसिपल्स हैं वो कायम रखने चाहिए, हम्म। और एक कॉमन कानून सबके लिए बनाना चाहिए, जिससे कि आगे ऐसी घटनाएं जो है रिपीट ना हो, और हम्म। इस पर तुरंत जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो लेटर हेड है, लेटर हेड पर जो लिखकर बांटा गया, कौन है? क्योंकि सिक्योरिटी रहती है, लोग किसी भी बड़े नेता का इस तरीके से लेटर हेड का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता। क्या है ये लेटर हेड, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, स्पष्ट करें कुछ, अगर आपके सूत्रों से कुछ जानकारी वहां से ग्राउंड से निकल कर आई हो। देखिए, लेटर हेड पूरी तरह से हमारे जो सहयोगी है मेरठ से पंकज, हम्म। पंकज वो उस समय वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और किसके द्वारा बांटा गया तो ये वही अच्छा बताएंगे, जी लेकिन जी जी, ठीक सूत्र है ये ठीक है। बताते हैं। पंकज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लेटर हेड को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई क्या? आप मेरठ में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कुछ जानकारी मिली क्या आपको? ये लेटर बांटा गया, मैं कॉन्फ्रेंस ठीक है उस
पार्टी के एक अच्छे नेता, एक कद के नेता दोनों थे, लेकिन 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 2022 में जब संगीत सोम हार जाते हैं तो उसके बाद ये बात से निकल के आए। और सही बात आपने कहा, डिसिप्लिन पार्टी की तरह देखा जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि विफलता मिली है पार्टी को, अगर सफलता मिलती तो शायद इस तरीके की सतह पे चीजें नहीं आती, क्योंकि विफलता हुई और बीजेपी का लीडरशिप भी इन विफलताओं को जो है उसका रिव्यू कर रहा है, उसका आकलन कर रहा है, उसकी समीक्षा कर रहा है। तो ये सब इस तरीके की बातें कह के मुझे लगता है कि पार्टी लीडरशिप को भी कहीं ना कहीं इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिव्यू रिपोर्ट बने उसमें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें पब्लिक फोरम पे भी अगर आती है तो एक कहीं ना कहीं एक और दबाव पड़ता है कि पब्लिक में एक पार्टी की छवि खराब हो रही है, तो एक बहुत जल्दी इसमें एक्शन होना जरूरी है। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा फेल्योर होता है तो वहां पे सब मार फुटअव्वल की एक स्थिति पैदा हो गई है, जो अगर समाजवादी पार्टी में, जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन के दौरान उसके पहले वेस्टर्न यूपी में काफी चीजें निकल के आ रही थी कि सही कैंडिडेट नहीं चुने, इसमें नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि उनको बहुत अच्छी सफलता मिली, आशा के अनुरूप से भी आगे बढ़ के मिला, तो वहां पे वो चीजें कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो गई। लेकिन बीजेपी में क्योंकि काफी सीटें, करीब आधी सीटें हो गई 2019 के मुकाबले, तो ये बातें निकल के सामने आ रही हैं और एक लीडरशिप को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का भी काम कर रहे हैं दोनों नेता। चलिए ठीक है पंकज, मेरा सवाल आपसे कि मैं लेटर्स हेड से जुड़ी हुई सवाल आपसे पूछ रहा था, आप कुछ बता रहे थे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या कुछ वहां से आपको इनपुट मिले, क्या जानकारी मिली? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं कॉन्फ्रेंस में पहुंचा तो उस वक्त संगीत सोम की वहां पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी और मैं सबसे पीछे था। तो जब भी एक भारी युवक आता है और वहां पर जो है वो जो संगीत सोम की जो लेटर उस पर संगीत सोम का नाम लिखा हुआ था वो वहां पर बांटने शुरू कर देता। उसके बाद मैंने जैसे ही उसे पढ़ा तो सबसे पहले मैंने संगीत सोम से इस बारे में बात की, तो संगीत सोम का साहब उस पढ़ने के बाद कहना था कि ये मेरे द्वारा नहीं बांटा गया, हालांकि जो है वो लेटर जो पैड है वो मेरा यहाँ पर वो यूज किया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा, सीसीटीवी जो मेरे यहाँ लगे हुए, कौन वो भारी युवक था और कहां से वो आया, और इसकी जो मैं तहरीर थाना लाल कुर्ती में दूंगा और इस पे मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। जी पंकज, एक सवाल उठता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस संजीव सोम का और फिर इसके बाद बाहरी युवक घुस जाता है, लेटर हेड पर लिखकर वो पर्चा बांट देता है, तो ऐसे तो किसी का लेटर हेड का गलत इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ये तो अलग ही ट्रैक पे चीजें चल रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जिस तरह जब संगीत सोम से ये बयान जो बयान उसका सामने आया था कि जिस तरह से वो युवक आया है आके उसके घर के अंदर, यानी कि उसकी सुरक्षा है, सुरक्षा पर भी यहाँ सवाल उठता है कि कोई भारी युवक आता है और यहाँ पर जो है वो पर्चे बांटकर चला जाता है, ये तो एक सुरक्षा पे सवाल उठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जो उसकी लेटर पैड है उस पर जो है दूसरा कोई युवक उसको यूज करता है, एक वो जांच का विषय है। हालांकि पुलिस जो मेरठ पुलिस को इसकी जांच दी गई है, लाल कुर्ती थाना पुलिस इसकी जांच कर रही है और जल्द ही उस युवक का भी पता चल जाएगा कि वो भारी युवक कौन था। जी ठीक है मनीष जी, मेरा एक सवाल, देखिए यहाँ पर जैसा कि अभी पंकज बता रहे सुरक्षा को लेकर हो सकता है कि अलग बातें हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्या किसी राजनेता का कोई लेटर हेड इस्तेमाल कर सकता है? क्या ऐसा होने लगे तो कोई किसी का भी इस्तेमाल कर लेगा, तब तो निजता सुचिता ये सब कुछ बातें रही नहीं जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है ये गंभीर जांच का विषय है। जैसे आपके संवाददाता बता रहे हैं कि वहाँ लेटर हेड पे प्रेस ब्रीफिंग के नाम से कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट हुई और उसके बाद विधायक जी ने ये कहा कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कराया गया नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों की तो जांच होनी है ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन ये चीजें करना चाह रहा है, कौन चाह रहा है कि ये लड़ाई आगे बढ़े, कहाँ पे जाके इसका हल निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा किसी विधायक जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है तो वो भी एक जांच का विषय है कि वहां कोई आदमी आके डिस्ट्रीब्यूट करके चला जाता है और बाद में वो मीडिया के थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल्स में दिखाई देता है और फिर संजीव बालियान जी मानहानि का एक मुकदमा भी उनकी तरफ से कोई करता है, ऐसा हमारी जानकारी में आया। जी वीरेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप भी एक विश्लेषण करें, किसी भी पूर्व विधायक का जो फायर ब्रांड नेता हो और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आए लेटर हेड बांट दे, जब विधायक जी को पता चले वो कहे कि साहब ये तो मेरा लेटर हेड है ही नहीं, हमने इशू किया नहीं है, तब तो ये तो अलग ही विषय हो गया। ऐसा तो कोई किसी का लेटर हेड इस्तेमाल कर लेगा और उसका मिसयूज हो जाएगा। कहीं भी बहुत सारे जो अभी मौजूदा वक्त में विधायक है या बड़े कोई मंत्री नेता है, तो ये तो सुरक्षा की भी दृष्टिकोण से गलत हो रहा है।
नहीं नहीं, बात सही, जैसे मनीष जी ने भी कहा कि जांच का विषय है, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, जो बड़े नेता होते हैं जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है तो वो बड़ा ओपन फोरम होता है, उसमें कौन आ रहा है जा रहा है बहुत ज्यादा, चाहे जितने भी सुरक्षा घेरे में जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन क्योंकि पत्रकार बहुत भारी मात्रा में आते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पे थोड़ा सा एक एक रिलैक्सेशन टाइप का एटमॉस्फेयर रहता है, कौन आके चला जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि इस तरीके का सेंसिटिव इश्यू पे इस तरीके का कोई लेटर बांट दे तो जांच का विषय है, लेकिन वहां पे जो सुरक्षा वाले जो एक मानक है, कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में थोड़ा वो एक ढील उसमें मिल जाती है, जो हम लोग सब पत्रकार, जितने भी पत्रकार बंधु इस चीज को समझते हैं कि बहुत ज्यादा जितना भी हो बहुत ज्यादा, अनलेस एंड अनटिल बहुत टॉप का लीडर हो, अगर सीएम लेवल का या पीएम या जी जी। कैबिनेट मंत्री है, तो नेताओं चाहे जितनी भी सुरक्षा के घेरा उनका हो, थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, तो ये बात पॉसिबल है कि कोई आके चला गया हो, कोई मिस्चीवियस एलिमेंट हो, लेकिन ये जांच का विषय है, नो डाउट। ठीक है धर्मेंद्र, आपको अब क्या लग रहा है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर में? आम जनमानस से बातचीत होगी या बीजेपी खेमे के लोगों से बात होती होगी? तमाम सीनियर लीडर्स है, नेता है, उनसे बातचीत आपकी होती होगी, क्या बातचीत हुई? इससे क्या स्पष्ट कुछ नजर आया क्या वहां? बिल्कुल, देखिए एक शुभ है जिस तरह से एक विधायक, पूर्व विधायक के, और वो भी फायर ब्रांड विधायक के लेटर पैड पे इस तरह का जो एक लेटर जारी किया गया है, वो साफ साफ तस्वीरों में दिखाया। विधायक साहब के पास बिल्कुल नजदीक खड़ा है, वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं था विधायक जी के लिए। अनजान व्यक्ति इतनी हाई सिक्योरिटी में, जिसके पास ब्लैक कैट कमांडो साइड में खड़े हो, उस पास में कुर्सी के पास में खड़ा नहीं हो सकता था। हाँ, इस लेटर को लेकर राजनीतिक लोगों में काफी हलचल है, क्योंकि उन लोगों ने, राजनीतिक लोगों हो या आम मुजफ्फरनगर के लोग, अपने सांसद को 10 वर्ष अपनी सेवा करते हुए देखा है। इस तरह की बातें, इस तरह का कोई वर्ग, इस तरह की कोई शिकायत आज तक सांसद साहब के खिलाफ नहीं आ पाई थी। और एक तरह से लेटर का बम का फूटना, वो अखबारों में छपना, टीवी न्यूज चैनलों पर चलना, और एक जिम्मेदार व्यक्ति जो वायु श्रेणी की सुरक्षा है, उसके आवाज पर इस तरह का लेटर जारी होना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के क्षेत्र के संजीव बालियान क्या इस तरह के थे? क्या इस तरह के आरोप लगाने चाहिए थे? कुछ लोग गलत उसको बता रहे हैं और कुछ लोग उसको सही बता रहे हैं। बिल्कुल। अगर बात की जाए राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व की, तो कहीं ना कहीं हमने इस बातों में संजीव बालियान का वर्जन लेने की कोशिश की। तो उन्होंने कल जब वो अपने जिला कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे, समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो उन लोगों ने साफ कह दिया कि मैं किसी भी उसमें जो है बाइट या अपना वर्जन नहीं दूंगा। हमने जब कारण जानना पाए तो चुप हो गए। तो इसका इशारा साफ था, कहीं ना कहीं प्रदेश और या देश नेतृत्व ने जो है उनको कहीं ना कहीं टाइट, उनके पैच टाइट किए गए थे। इस वजह से वे दोनों नेता कैमरे या मीडिया के सामने अब दोबारा आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है पंकज, अब ये मामला थाने तक पहुंच गया है, अगर थाने तक पहुंचा है तो पुलिस का वर्जन जानना भी बहुत जरूरी है। पुलिस से आपकी बातचीत हुई होगी, तो पुलिस ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो तहरीर है वो कल इसमें दी गई थी और उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। हालांकि जो मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सैजवान, उन्होंने अभी इस मामले से में कुछ भी जल्दबाजी करते हुए कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जल्दी इस मामले की जांच की जाएगी, कौन वो लोग था जो सीसीटीवी है वो खंगाले जा रहे हैं, वो युवक कहाँ से आया, किसके साथ आया, तो वो जल्दी चीज सारी सामने आ जाएगी और जल्दी इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी, क्या किसी पे संदेह? बिल्कुल, क्योंकि इसमें संदेह की बात करें तो क्योंकि सीसीटीवी, क्योंकि जो संगीत सोम का जो आवास है उसके बाहर भी कैमरे लगे हुए, जहां पर संगीत सोम की पीसी थी वहां पर भी कैमरे लगे हुए। पुलिस ने जो डीवीआर है वो अपने कब्जे में ले लिए और उसके डीवीआर के अंदर के उस समय के जिस समय पीसी चल रही थी उसके जो सीसीटीवी फुटेज थे वो भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी पुलिस ने ये तो खुलासा नहीं किया, अभी पुलिस इस मामले से जो